नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। आज कौन कौन सी चैप्टर खोलने जा रहा हूं, किस किस की क्लास लगाऊंगा, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। रेसलर वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह का केस, इस मामले का वो सच जो आपको बताया नहीं जा रहा, आज वो सच आपको बताऊंगा। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी कौन रोक रहा है, यह सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बृजभूषण सिंह अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे। आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मोदी सरकार ने पहलवानों के आरोपों पर ध्यान नहीं दिया, इसका सच क्या है वो भी आज आपके सामने डिटेल में रखूंगा। इसके अलावा पहलवानों की टीम में चुपके से घुस गए एक्स्ट्रा प्लेयर्स का चैप्टर भी है, जरा गौर से देखिएगा। दूसरा चैप्टर होगा राहुल गांधी पर। राहुल ने मोहब्बत की दुकान खोली लेकिन मोदी ने कैसे ताला लगा दिया, आज उसका चैप्टर भी। राहुल की दुकान में मोदी विरोध का बासी माल निकला है, सड़ा हुआ पुराना माल, वो भी आपको बताऊंगा। अमेरिका में राहुल कितना सच बोले कितना झूठ, पाठशाला में बिना फैक्ट्स के हम बात नहीं करते। कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाऊंगा। आखिर में वो पिज्जा जिसे खाना आज है लेकिन बिल मरने के बाद चुकाना है, कल ये चैप्टर रह गया था। बहुत से लोग पूछ रहे थे ऐसा कैसे, पिज्जा आज खाएंगे मरने के बाद बिल कैसे चुकाएंगे, आज इसका जवाब मिलेगा। वो पिज्जा जिसे घर पहुंचाने अब वकील आएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच साक्षी का नया वीडियो सामने आया है जो मर्डर से ठीक 2 मिनट पहले का है। वीडियो में साक्षी तेजी से जाती हुई नजर आ रही है। यह रात 8:42 वीडियो बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने साक्षी के दोस्तों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। दिल्ली पुलिस साक्षी की दोस्त भावना, नीतू और झबरू से पूछताछ करेगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। मुख्तार की आज 4 मामलों में पेशी होनी थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ 2 गैंगस्टर एक्ट के मामलों पर ही सुनवाई हुई। इनमें से एक मामला फर्जी लाइसेंस से जुड़ा हुआ था, जिसमें गवाह इरशाद की गवाही दर्ज की गई। अब 7 जून को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई। श्रृंगार गौरी का जो मामला चल रहा था, उसमें नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने हिंदू पक्ष को श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की इजाजत दे दी थी, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। भोपाल और हैदराबाद से पकड़े गए HUT यानी हिजबुत तहरीर के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि HUT एजुकेशन जिहाद पर जोर दे रहा था। आतंकियों से मिले वॉइस नोट्स से इस बात का खुलासा हुआ। ये वॉइस नोट्स विदेश में बैठे आतंकियों के आकाओं ने भेजे थे। इनमें प्रशासनिक सेवा की तैयारी पर जोर देने की बात कही गई थी। यूपी में अतीक के खात्मे के बाद अब सरकार अतीक की काली कमाई पर अपना हंटर चला रही है। योगी सरकार ने माफिया अतीक से जब्त की गई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनवा रही है। पीएम आवास योजना के तहत लूकरगंज में 76 घर तैयार किए गए। इन घरों को भगवा रंग से सजाया गया है। 2021 में सीएम योगी ने घरों की नींव रखी थी। 6 साल में अतीक गैंग की 1200 करोड़ की संपत्ति सरकार या तो जब्त कर चुकी है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री आज सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद बागेश्वर सरकार ने कहा कि सोमनाथ की ध्वजा हिंदू राष्ट्र का गौरव है और शिव के आशीर्वाद से जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको रेसलर्स वर्सेस बृजभूषण सिंह केस का वो सच बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा। यह भी बताऊंगा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी कौन रोक रहा है। मोदी सरकार ने पहलवानों के आरोपों पर ध्यान नहीं दिया, इस आरोप का सच क्या है, और पहलवानों की टीम में चुपके से घुसे एक्स्ट्रा प्लेयर्स का चैप्टर। पिछले कई महीने से दिल्ली में चल रहा पहलवानों का मामला अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां पर दोनों पक्ष इमोशंस के एक्सट्रीम पर है।
मतलब भावनाएं जो हैं वो एकदम चरम पर पहुंच गई हैं दोनों तरफ। भाई एक तरफ खिलाड़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मेडल गंगा में बहा देंगे, पहुंच गए मेडल में, जो मेडल मिला उनको वो गंगा में बहाने पहुंच गए। इतना एक्सट्रीम इमोशन हो गया उनका। फिर किसी तरह उनको समझाया गया कि अरे नहीं मेडल नहीं बहाना है, रुको मैं कुछ करता हूं ये वो, तो वापस आ गए। उधर बृजभूषण शरण सिंह है, उनका इमोशन अलग लेवल पर है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो अभी के अभी इसी वक्त फांसी पर लटका दिया जाए। अब बॉस दोनों इमोशन को देखिएगा तो यह तय करना ही मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। और इस बीच पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो तत्काल बृजभूषण पर कार्रवाई चाहते हैं, मतलब उनका बस चले तो बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से भी नहीं खुद ही फांसी पे लटका दे, ऐसा एक वर्ग तैयार किया गया है या हो गया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि पहलवानों को सियासत का मोहरा बना लिया गया है। कुछ को लग रहा है पहलवान भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते बनते अब इसमें बह गए हैं, मतलब उनको सब गलत ही है, बृजभूषण सिंह को फंसाया जा रहा है। तो दो एक्सट्रीम पर है इस वक्त केस। लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो इस मामले में कोई देखना ही नहीं चाहता, और वो पक्ष फैक्ट्स का है, इस मामले का कानूनी पक्ष। वो तीसरा पक्ष है इस मामले में जांच का पक्ष, जिसकी बात सबसे जरूरी है लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एजेंडे के हिसाब से अपनी अपनी कहानी, अपना अपना नैरेटिव गढ़ रहे हैं। भाई कुछ लोगों को बृजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर सीधा चाहिए बिना जांच पूरी हुए, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। ये पूरा नैरेटिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको लगता है माहौल बनाने में काम आएगा। कुछ लोगों को पहलवानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये सब नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पे हो रहा है। एक्सट्रीम्स इस वक्त भावनाएं बन गई। कोई कानूनी प्रावधानों को देखने को भी तैयार नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया को समझना भी नहीं चाहता, कोई इसका सब्र तक नहीं करना चाहता कि जांच तो पूरी हो जाए। सब ऑन द स्पॉट फैसला सुना रहे हैं। लेकिन किसी भी इंसाफ की लड़ाई में कई चरण होते हैं। पहला चरण यह कि जो नाइंसाफी हुई है उन आरोपों के खिलाफ पहले जांच तो शुरू हो जाए। दूसरा चरण की जांच तेजी से आगे बढ़े, निष्पक्ष होती हुई दिखे। तीसरा चरण की जब जांच पूरी हो जाए तो इस मामले में पूरी तरह से राय बनाई जाए कि कौन सही था कौन गलत, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है भाई। लेकिन अभी तो कोई कुछ सुनने को समझने को भी तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें। कुछ लोगों ने कहा कि आप इसके बारे में ये सब बताइएगा, हो सकता है लोग आपको जो है किसी भी पक्ष के वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। मैंने कहा बहुत, हम पत्रकारिता में क्रिटिसिज्म से डर के थोड़ी बैठ सकते हैं। हम लोगों को उनके मन की सुनाने थोड़ी आए हैं। उनके मन पसंद की चीजें सुनानी होती तो सिंगर बन गए होते, एक्टर बन गए होते। हमारा काम सच बताना है, फैक्ट्स बताना है। किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, तो इसलिए चुप बैठ जाएंगे क्या? नेता अपनी राजनीति करने में घुस गए हैं इस मामले में, दूसरे लोग अपना एजेंडा भी चला रहे हैं। सबसे पहले आपको इसी के बारे में बता देता हूं, फिर आऊंगा कि इस केस का वो एंगल कौन सा है जो आपको नहीं बताया जा रहा, वो सच कौन सा है जो आपको नहीं बताया जा रहा। पहले आपको इस दंगल के एक्स्ट्रा प्लेयर्स से मिलवा देता हूं जो बड़े स्मार्टली इसमें घुस गए। जैसे आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस दंगल में कूद गई। कोलकाता में ममता बनर्जी ने पहलवानों के समर्थन में हुए एक मार्च में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलवानों को पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि पहलवानों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन दिया है। ममता बनर्जी ने वही सवाल किया जो पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह क्यों गिरफ्तार नहीं किए जा रहे, क्यों गिरफ्तार नहीं किए जा रहे, मैं आपको आगे आज बताऊंगा। लेकिन पहले ममता बनर्जी क्या कह रही है वो सुन लीजिए। हम रेस्टोरेंट्स के लिए हम जो आज रैली किया है कल भी हमारा चलेगा। जो हमारा इंडिया का प्लेयर है, जो ओलंपिक में खेला है, जो कॉमनवेल्थ में खेला है, जो एशियन गेम्स में खेला है, सबको लेकर आज जो रैली हुआ है, ऑल एसोसिएशन, ऑल फेडरेशन, कल भी मैं विनती करना चाहूंगी कि कल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आजादी का लड़ाई में जिन्होंने खाली पाँव में फुटबॉल खेला था, उनका मूर्ति का सामने मोमबत्ती जलाएंगे और जस्टिस मांगेंगे।
इसका बाद हम प्रोग्राम करते ही जाएंगे। हम कल कुश्तीबुद्ध के साथ बात किया है, मैं ये कहा कि आप लोग लड़ाई करो, हम आपका साथ में है। इसी के लिए आज का रैली हुआ, कल भी प्रोग्राम होगा और जरूरत होगा तो हमारा टीम जाएगा, हम पहले भी हो जाता, हमारा टीम जाएगा और उसका धर्म मंच में मिलके उसको हमारा सपोर्ट देंगे। ममता बनर्जी पहलवानों के समर्थन में सामने आ गई, अच्छी बात है, लेकिन सब भूल गए कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर खुद का बचाव करती रही, जिस हिंसा में रेप, गैंग रेप जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। और तब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि राज करने वाले का कानून चल रहा है। तब जिन महिलाओं का रेप हुआ था तब ममता बनर्जी को नहीं दिख रहा था। आज ममता बनर्जी उतर कर आई है पहलवानों का समर्थन करने, जब मामले की ऑलरेडी जांच चल रही है। ये हैं इस पूरे मामले के एक्स्ट्रा प्लेयर्स जिनका ध्यान 2024 के दंगल। इसी तरह से आप देखिए कि इस पूरे मामले में कांग्रेस भी फुल एक्टिव है, क्योंकि मामला खास तौर पर हरियाणा के पहलवानों का है। तो कांग्रेस को शायद लग रहा होगा कि इससे हरियाणा में सियासी फायदा भी हो जाएगा। पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में कांग्रेस को मदद मिल जाएगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं, बीजेपी के सांसद भी हैं। तो कांग्रेस भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति की परिभाषा से, दृष्टि से के आधार पर देख रहे हैं। इसी बीच दूसरे प्लेयर भी इस दंगल में उतरे हुए हैं, जिनका एजेंडा ही मोदी विरोध का रहा है। किसान आंदोलन में जो चेहरे थे वो पहलवानों के आंदोलन में भी दिख रहे हैं। कल जब पहलवान अपने मेडल लेकर गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे तो उन्हें हरिद्वार में जाकर किसान नेता नरेश टिकैत ने रोका और उनसे मेडल ले लिए, जिससे पहलवान अपने मेडल गंगा में न बहा सके। इन्होंने पहलवानों से 5 दिन का टाइम मांगा कि वो 5 दिन में कुछ करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन नरेश टिकैत ये बताना भूल गए कि यह मामला कानूनी मामला है, जांच चल रही है, इसमें वो हो कोई और हो, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, करना पुलिस को है। और अगर आपके इतने सेंटिमेंट जाग रहे थे कि उन्हें मेडल बहाने से रोकना था, तो जब वो लोग यहां से चले थे तभी रोक लेना था। हरिद्वार जाके क्या रोक रहे हैं? फोटो खिंचाने के लिए? ऐसा तो नहीं था कि ये उठे और बोले हम मेडल बहाने जा रहे हैं। बाकायदा ट्वीट हुआ, सब जगह जानकारी दी कि हम जाएंगे मेडल बहाएंगे। पहले ही इनके घर जाके समझा देते कि रुको मैं कुछ करता हूं। वहां जाके कह रहे हैं कि नहीं रुको ना मैं कुछ करता हूं। क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे आप? पुलिस को अपनी जांच करने दीजिए, और जब जांच चल रही हो तो इस तरह से दबाव बनाना ठीक है क्या? जो लोग किसान आंदोलन में लगे थे वो सब इस मामले में फुल एक्टिव है। राकेश टिकैत भी आपको दिख गए थे यहां, वो तो बहुत पहले से पहलवानों के मामले में जुटे हुए हैं और उसी तरह से पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जुटे हैं, जैसा कि उन्होंने किसान आंदोलन के समय किया था। ये सारे एक्स्ट्रा प्लेयर ध्यान में रखिए, जिन्होंने ये पूरा दंगल जो पहलवानों का दंगल था एकदम हाईजैक किया हुआ है। जिस तरह से पहलवानों के प्रोटेस्ट का अब नेता और एजेंडाधारी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से पहलवानों के इमोशन से अपनी राजनीति और अपने एजेंडे को धार दे रहे हैं, जिस तरह से पहलवानों को मिले समर्थन में अपने वोट देख रहे हैं,
वो सब असल में पहलवानों की इंसाफ की लड़ाई को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये नेता पहलवानों के साथ जुड़ जाते हैं, दूसरों को ये कहने का मौका मिल जाता है कि इस मामले में पहलवानों को सियासत का मोहरा बनाया जा रहा है। आज खेल मंत्री ने भी खिलाड़ियों से अपील की कि ऐसी राजनीति से पहलवानों को दूर रहना चाहिए और जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं इस मामले के वो पॉइंट्स जो आपको नहीं बताए जा रहे। मैं इतना ही कहूंगा, खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है और किसी राजनीतिक दल को चाहते भी नहीं है। लेकिन बाद में राजनीतिक दलों का, ट्रेड यूनियंस का, कईयों का आना जाना हुआ। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इस मंच पे कौन कौन आया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतज़ार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर एफआईआर दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को ठेस पहुंचे। हम सब खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। हम सब खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। खेल मंत्री भी जांच पूरी होने की गुजारिश कर रहे हैं कि रुक तो जाइए, देख तो लीजिए जांच में क्या निकल रहा है। आम आदमी भी, कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई अभी तक तो खिलाड़ी चुप थे, अब उन्होंने बात रखी और एकदम से चाहते हैं कि सीधे जैसे बृजभूषण शरण सिंह को फांसी हो जाए। थोड़ा जांच पूरी होने का भी तो इंतजार कीजिएगा। भाई दो पक्ष हैं। आप कह रहे हैं ये आदमी जो है इसने यौन शोषण किया, सब आपके साथ है, ये जांच होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा आदमी भी है, वो कह रहा है कि भाई नार्को टेस्ट करा लो, उसका लाइव प्रसारण कर लो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, एक सबूत मिले। पब्लिक उसको सुनती है, कहती है अरे यार ये आदमी भी अलग कॉन्फिडेंट दिख रहा है, इसका भी तो एक एंगल होगा, इसका भी तो कोई सच होगा। या सिर्फ जिसके पास मेडल है उसका ही सच होगा, दूसरे के पास मेडल नहीं है तो सच नहीं होगा। सच तो जांच में निकलेगा ना, तो जांच का इंतजार तो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें तब हो रही है जब मामले की जांच चल रही है। ऐसा नहीं है कि मामले की फाइल क्लोज कर दी गई है। हालांकि अब अगर इस केस में जांच की बात करें तो दिल्ली पुलिस के सोर्सेस से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस को अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिसके आधार पर वो बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर सके। ये सोर्सेस दावा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में दिल्ली पुलिस को अभी तक कोई फोटो, सीसीटीवी फुटेज या कोई चश्मदीद नहीं मिल पाया है। जहां जहां भी छेड़खानी के आरोप लगे हैं, चाहे वो कजाकिस्तान की घटना हो या रांची की, वहां पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उससे जुड़े सबूत दिल्ली पुलिस को अभी तक नहीं मिले। अभी तक की जांच में सबूतों को नष्ट करने की बात भी सामने नहीं आई है, ना ही आरोपी की तरफ से किसी पर दबाव बनाने की बात सामने आई है। ये सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिस नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे और जिस वजह से बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, उसमें दिल्ली पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जिस नाबालिग महिला पहलवान ने आरोप लगाया है वो नाबालिग है भी या नहीं। इस मामले की जांच को लेकर जो डेवलपमेंट होगा वो पॉक्सो कोर्ट में बताया जाएगा। अभी आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की की उम्र से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये सब होने तो दीजिए, और अगर इसमें बातें निकले तो भाई बृजभूषण सिंह को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये कौन मना कर रहा है? हमने आपको शुरू में बताया था कि पहलवानों और बृजभूषण की इस लड़ाई में कुछ लोग सीधे एक राय बना रहे हैं। इसलिए आज जब दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर आई तो दिल्ली पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए आधिकारिक बयान जारी किया। कहा कि बॉस अभी जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं बता सकते आपको, जांच कब तक पूरी होगी कोई फिक्स टाइम नहीं दे सकते, थोड़ा इंतजार कीजिए। दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान भी सुनिए। एसआईटी है वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसके लिए कमेंट करना कि कहाँ तक पहुँची है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और उसमें क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है, और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है।
तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा और आपको जरूर इस पे अपडेट दिया जाएगा। यानी जांच चल रही है ना भाई, जांच बंद तो नहीं हो गई, जांच हो रही है। पुलिस भी समझ रही है सेंसिटिव केस है, कुछ बोलने से बच रही है। उधर बृजभूषण शरण सिंह अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेडल गंगा बहाने से न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट में सबूत देने से न्याय मिलेगा। उनका दावा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाए तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। एक बार बृजभूषण शरण सिंह को भी सुनिए वो आज क्या बोले। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अब आप बृजभूषण सिंह को सुनिए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है कि भाई तुम्हारे पास सबूत है तो जाके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, मुझे फांसी पे चढ़वा दो, मैं खुद चढ़ जाऊंगा। पहलवानों का कॉन्फिडेंस अलग है कि हम कह ना रहे हैं कि इस आदमी ने किया है। अब अगर दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर जांच में ही पता चलेगा ना कि किसका कॉन्फिडेंस फेक है और कौन जो है वो सच बोल रहा है। पहलवानों के मामले में एक बड़ा आरोप यह लग रहा है कि बीजेपी सांसद होने की वजह से बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है। यह आरोप लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहलवानों का साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सच क्या है। और अगर आप एक एक करके पूरी टाइमलाइन देखेंगे कि अब क्या हुआ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको पूरी बात बताई नहीं जा रही। पहले आप इस पूरे मामले का राउंड 1 याद कीजिए, जो इसी साल 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चला था। 18 जनवरी 2023 यही वो दिन था जब भारत के बड़े बड़े पहलवान खिलाड़ी जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने जंतर मंतर पहुंचकर बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर धरने पर बैठने की शुरुआत की थी। जैसे ही इन बड़े बड़े पहलवानों ने आरोप लगाया, खेल मंत्रालय ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया था और कुश्ती संघ से इस पर 72 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा था। तो कैसे कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही? अगले ही दिन 19 जनवरी को आरोप लगाने वाले पहलवानों का एक दल खेल मंत्रालय पहुंचा और खेल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन इस बैठक में कोई हल नहीं निकला। इसके बाद उसी दिन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खुद पहलवानों से मिले। रात को 4 घंटे बैठक चली। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर पहलवानों से मिलने खुद खास तौर पर हिमाचल से चलकर दिल्ली आए। फोन पे बात नहीं की, खुद दिल्ली पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को समझाया कि उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष के जवाब का इंतजार है, लेकिन पहलवान बृजभूषण सिंह को पद से हटाने की मांग पर अड़े रहे। 20 जनवरी को ही भारतीय ओलंपिक समिति ने आरोपों की जांच के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया। कमेटी 8 से 10 दिन में आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट जमा कर देगी, यह कहा गया। और इसके बाद 21 जनवरी को खेल मंत्री फिर से पहलवानों से मिले। कई घंटों की चर्चा के बाद खेल मंत्री के आश्वासन पर पहलवानों ने जंतर मंतर पर अपना धरना खत्म कर दिया। तो कैसे सरकार कुछ नहीं कर रही, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं सोच रहे? इसी बीच कुश्ती संघ ने भी खेल मंत्रालय को अपना जवाब दे दिया और यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया। कुश्ती ने कहा कि WFI की सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी को आज तक इस बारे में कोई शिकायत ही नहीं दी गई। इसके बाद भी खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को अपनी सभी गतिविधियां रोक देने के लिए कहा। यह नहीं कि उन्होंने कहा कि हमको तो किसी ने कंप्लेन ही नहीं की तो मामला खत्म और खेल मंत्रालय ने कहा ओके डन। नहीं, उन्होंने सारी गतिविधियां रोक देने के लिए कहा कि रुकिए अभी।
और खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के असिस्टेंट सचिव को सस्पेंड भी कर दिया। फिर भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो खिलाड़ियों को के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। अब इस टाइमलाइन में जो समझ में आता है वो ये है कि आरोप लगे तुरंत सरकार ने जवाब मांगा, आरोप लगे 24 घंटे में 2 बार मीटिंग हुई, आरोप लगे 4 दिन में तय हो गया कि कमेटी बनेगी, 4 दिन में 2 बार खेल मंत्री घंटों मीटिंग करते हैं, और कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों की किसी को परवाह नहीं है। भाई आप डे 1 में कह दें और किसी को फांसी पे टांग दें, वही केयर करना होता है क्या? यह एक सिस्टम चलेगा? क्योंकि सरकार प्रोएक्टिव दिखती है इन बातों में, कोई लापरवाही नहीं दिख रही थी। इसके बाद क्या हुआ वो भी आपको याद दिलाता हूं। 23 जनवरी 2023 को 5 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्ष ओलंपियन मेरी कॉम को बनाया गया। भाई वो भी मेडल विनर है। हालांकि पहलवानों ने कहा कि कमेटी को बनाए जाने से पहले उनसे सलाह नहीं ली गई। 27 जनवरी को बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने जाग्रेब ओपन टूर्नामेंट में अपना नाम वापस ले लिया। यह इस साल की पहली रैंकिंग सीरीज थी। पहलवानों ने कहा कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार जांच करा रही थी, पहलवानों को अपना काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए इसमें। फिर भी जांच आगे बढ़ी। 31 जनवरी 2023 को आरोप लगाने वाले पहलवानों के कहने पर ओवरसाइट कमेटी में 6ठे मेंबर के तौर पर बबीता फोगाट को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा हमारे तरफ से भी कोई होना चाहिए। तो कहा आप जिसका नाम दीजिए उसको ले लेते हैं। तो बबीता फोगाट को 6ठे मेंबर के तौर पर इस कमेटी में डाला गया। कहा जा रहा खिलाड़ियों की बात ही नहीं सुनी जा रही। क्या मतलब, और क्या होता है बात सुनना भाई? 9 फरवरी को ओवरसाइट कमेटी ने महिला पहलवानों की शिकायत को सुना। इसके बाद पहलवानों ने एक और हेयरिंग की मांग की, जो फिर 20 फरवरी को हुई। इसी बीच 1 महीने में दूसरा मौका आया जब आरोप लगाने वाले पहलवान एक और बड़े टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुए। पहलवानों ने 23 से 26 फरवरी के बीच होने वाली दूसरी रैंकिंग सीरीज इब्राहिम मुस्तफा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। तो सरकार को तो जो करना चाहिए था वो कर रही थी, वो खिलाड़ी वो कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। इसी बीच 23 फरवरी को निगरानी समिति ने बृजभूषण सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया। 23 फरवरी के ही दिन निगरानी समिति के कहने पर समिति का कार्यकाल 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। इसी बीच मार्च में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, इसके तहत स्टार पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का किर्गिस्तान और पोलैंड में ट्रेनिंग करने को मंजूरी दे दी। मतलब सरकार पूरा साथ दे रही है कि ठीक है आपके आरोपों की भी जांच कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी तो खेलेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी कि जब तक बृजभूषण सिंह पर आरोप साबित नहीं होंगे, वो फांसी पे नहीं चढ़ेंगे, तब तक खेलेंगे नहीं। तो सरकार ने कहा कि आपको किर्गिस्तान भेज रहे हैं, पोलैंड भेज रहे हैं, जाइए ट्रेनिंग कीजिए। लेकिन दोनों पहलवानों ने ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने से मना कर दिया। मार्च तक यह सब हुआ। फिर अप्रैल में पहलवान फिर से जंतर मंतर आ गए और कहने लगे कि जब तक बृजभूषण पर एफआईआर नहीं होती तब तक वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। पहलवानों का कहना था कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हो गई तो पहलवान कहने लगे कि बृजभूषण को तुरंत अरेस्ट भी करो और हर पोस्ट से हटा दो। इसी तरह से पहलवान पहले ये कहते रहे कि उनका मंच नेताओं के लिए नहीं है। फिर जब दूसरी बार प्रोटेस्ट करने आए तो कहा कि वो सभी पार्टियों से सहयोग चाहते हैं। आज खेल मंत्री ने यही बताया कि खिलाड़ियों ने जो जो कहा वो सब सरकार ने माना, लेकिन खिलाड़ी लगातार अपना गोल पोस्ट बदलते रहे। जहां तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई। जांच भी पुलिस कर रही है। और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है। जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए।
आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। सरकार सिर्फ इतना कह रही है जांच तो हो जाने दीजिए, पूरी हो जाने दीजिए जांच को। सरकार यह भी कह रही है कि बृजभूषण शरण सिंह जांच को प्रभावित ना कर पाए, इसके लिए कुश्ती संघ से उन्हें साइड कर दिया गया। फैसले लिए जा रहे हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ ले रही है। सुनिए उस पर वो क्या बता रहे हैं। जो WFI है, निकट भविष्य में उसके चुनाव भी होंगे, एक नई बॉडी भी चुनकर आएगी। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो कहा WFI के प्रेसिडेंट ने अपना स्टेप असाइड भी किया। अब WFI कोई निर्णय नहीं लेता है, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया वो दिन प्रतिदिन रोज के निर्णय वो करती है। तो सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। आखिरकार जांच तो नियमों के अनुसार ही होगी, कानून के अनुसार होगी, और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। क्योंकि जब बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी तो यह माना जा रहा था कि अब तो बृजभूषण की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि बृजभूषण के खिलाफ जो 2 FIR दर्ज की गई थी उनमें पहली FIR एक नाबालिग के आरोपों पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पे और IPC की दूसरी धाराओं के तहत दर्ज हुई, और दूसरी FIR दूसरी महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज की गई जिनमें यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। अब यह FIR तो सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि शिकायतकर्ताओं की पहचान छुपाने और उनकी सुरक्षा का मामला था, लेकिन FIR में यौन उत्पीड़न से जुड़ी जिन धाराओं के बारे में जानकारी मिली उन धाराओं में कानून क्या कहता है। क्या उसके तहत 1 सेकंड में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? आज आपको यह बताता हूं। जैसे IPC की धारा 354 इसमें लगी हुई है। इसमें किसी महिला के मान मर्यादा सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला या बल का प्रयोग करना या महिला के साथ गलत नियत से जोर जबरदस्ती करने वाला अपराध आता है, और इसमें कम से कम 1 साल की सजा और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। यह अधिकतम सजा कितनी है ये याद रखिएगा, आगे जब बताऊंगा तो आपके काम आएगी। इसमें 5 साल की मैक्सिमम सजा है। यह संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल है, जिसमें बेल सिर्फ दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिल सकती है। IPC की धारा 354A, इसमें फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश करना, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करना, महिला की इच्छा के खिलाफ उसे पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाना या सेक्सुअली कलर्ड कमेंट करना अपराध आता है। इसमें 3 साल की सजा हो सकती है। यह संज्ञेय अपराध है लेकिन बेलेबल है और पुलिस स्टेशन से जमानत मिल सकती है। तो 2 धाराएं, एक में 5 साल की मैक्सिमम सजा, एक में 3 साल की। IPC की धारा 354D भी लगाई गई। इसमें महिला का पीछा करना, महिला के न चाहने के बावजूद महिला से व्यक्तिगत बातचीत के लिए संपर्क करने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी भी तरीके से महिला पर नजर रखना, यह सब अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें भी 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 5 साल। यह अपराध पहली बार में बेलेबल है लेकिन दूसरी बार करने पर गैर जमानती हो जाता है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट की जो धारा 10 लगाई गई थी उसमें नाबालिग के यौन शोषण के मामले में कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें जुर्माना भी लगता है और यह गैर जमानती अपराध है। भारत के कानून में नाबालिग के साथ यौन अपराध को यौन हिंसा में सबसे संगीन अपराध माना जाता है। इसलिए पॉक्सो एक्ट बहुत सख्त कानून है। पॉक्सो आप सुन रहे होंगे, पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो 2012 में आया था। इसमें पीड़ित नाबालिग को सुरक्षा देने से लेकर सीमित समय में जांच करने और विशेष अदालत में सीमित समय में केस की सुनवाई जैसे प्रावधान है। इसके बाद 2020 में पॉक्सो कानून को और सख्त बनाने के नए प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये धाराएं तो लग गई लेकिन बृजभूषण अरेस्ट नहीं हुए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है
उनमें से 3 धाराएं नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती हैं और गंभीर अपराध की श्रेणी में। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब इसके पीछे की वजह कानूनी जानकारों से बात करने के बाद यह समझ में आई कि आईपीसी की धारा 41A के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह माना गया है कि अगर किसी अपराध में कानूनी सजा का प्रावधान 7 साल से कम है तो उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है कि मतलब एफआईआर हुई और आपको सामने वाले को अरेस्ट करना ही करना है। यह नहीं है अगर सजा मैक्सिमम 7 साल से कम है। और आपको याद होगा मैंने आईपीसी की 3 धाराएं बताई, एक में 5 साल मैक्सिमम सजा है, एक में 3 साल, एक में 5 साल, यानी 7 साल से कम। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब केस का जांच अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि आरोपी ने अपराध किया है और आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है। पर यह तो जांच अधिकारी तब मानेगा ना जब उसकी जांच इस मकाम पर पहुंच जाए जहां उसको लगे कि हां बृजभूषण शरण सिंह इज कल्प्रिट, इसने किया है। अब वो जांच अधिकारी को क्यों अभी तक नहीं लग रहा, यह तो वक्त आने पे पता चलेगा ना। सेक्शन 41A के तहत केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को अधिकार है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करने या गिरफ्तार न करने के अपने कारण बता सकता है। यानी एक तरह से गिरफ्तारी जांच में मिल रहे सबूतों पर निर्भर है। अब अगर सोर्सेस का दावा सही है और पुलिस को ऐसे सबूत अब तक मिले ही नहीं है जिससे बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप साबित हो रहे हो पक्के, तो वो कैसे अरेस्ट करेगी? या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है, और वो वजह तो तब पता चलेगी ना जब पुलिस रिपोर्ट सौंपेगी, जांच पूरी करेगी। लेकिन वो धैर्य ही कोई नहीं दिखा रहा कि भाई रुक तो जाएं। गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तारी एक नॉर्म है जो अक्सर होती भी है, लेकिन यह कानूनी बाध्यता नहीं है कि गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि गंभीर अपराध के मामले में तुरंत गिरफ्तारी भले नॉर्म हो, लेकिन यह जांच अधिकारी का डिस्क्रिशन होता है। यानी जांच अधिकारी का विशेषाधिकार होता है कि उसको लगना चाहिए कि यह आदमी जो है यह अपराधी है। ये कानूनी बातें। अब इसमें कुछ लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती तो उसे गिरफ्तार करने या न करने का जो डिस्क्रिशन मिला है उसका मिसयूज हो रहा है, फिर तो ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हमने जो इस पर जानकारी जुटाई उसमें यह निकल कर आया। यहां आपको यह भी देखना होगा कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की जिस धारा 10 के तहत केस दर्ज है, क्योंकि लोग कहेंगे ना भाई जब पॉक्सो एक्ट लगा तब क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, उस धारा में पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा के लिए सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में रेप, गैंग रेप जैसे अति संगीन मामलों में तत्काल गिरफ्तारी होती है, लेकिन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट उस श्रेणी में नहीं आता। पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में जमानत का प्रावधान है और अक्सर एफआईआर दर्ज होने पर आरोपी अग्रिम जमानत ले लेता है। इस धारा में गिरफ्तारी की कोई बाध्यता नहीं है। अगर पुलिस को लगे कि गिरफ्तारी न होने से जांच में रुकावट आएगी या आरोपी भाग जाएगा तो गिरफ्तारी होती है। यानी यहां भी गिरफ्तारी कंपल्शन नहीं है। और इसलिए आपको यह बातें बताएं कि आपको पता चले कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर मामला कहां पर है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए किसी भी लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो ये आवाज उठाए कि भाई उसके साथ यौन शोषण हुआ। इसलिए सबको लड़की का साथ देना चाहिए। हम भी महिलाओं के साथ हैं, रेसलर्स के साथ हैं, लेकिन हम इस देश की कानूनी प्रक्रिया के भी साथ हैं। मेडल्स बहाना, पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेकर आंदोलन करना, नई संसद का उद्घाटन चल रहा है तो वहां जाने का प्रयास करना, इससे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय सबूतों से, फैक्ट से, कानूनी लड़ाई से ही मिलेगा और इससे सवाल ही उठेंगे। और दूसरा पक्ष बृजभूषण शरण सिंह का भी है। कई लोग कह रहे हैं कि क्या इसी तरह से कोई भी किसी के भी ऊपर आरोप लगा दे। आप दर्शक, आपके ऊपर भी कोई आरोप लगेगा तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी भी जांच हो, सच सामने आए? भाई कोई आदमी नहीं कहता कि उसने किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने किया भी होगा तो वो क्यों कहेंगे कि मैंने किया है? ये बात सही है, लेकिन सच तो जांच में सामने आएगा और जांच पूरी होने का इंतजार तो करना होगा। जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आपको विश्वास तो दिखाना होगा। जांच में अगर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट है,
हाई कोर्ट है, अदालतें हैं, मीडिया आपके साथ खड़ा है, लेकिन ये मेडल जो बहाने की बात है, वो मेडल आपके नहीं है, वो पूरे देश के मेडल है। और मेडल बहाने से न्याय नहीं मिलता। लड़ाई लड़नी है, उसे पूरी हिम्मत से, कानूनी तरीके से, फैक्ट्स के साथ लड़िए। पाठशाला में अब राहुल गांधी की मोहब्बत की उस दुकान का चैप्टर जिस पर पीएम मोदी ने ताला लगा दिया। क्या राहुल गांधी की दुकान में मोदी विरोध का बासी माल बिक रहा है? अमेरिका में राहुल कितना सच कितना झूठ बोले, अब इसका कंप्लीट चैप्टर। राहुल गांधी देश में तो नरेंद्र मोदी को हर दिन टारगेट करते हैं, लेकिन आजकल वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में, वहां पर राहुल गांधी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वो पीएम मोदी से मोहब्बत कम नफरत ज्यादा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को नाम दिया है नफरत के बाजार में मोहब्बत का। बातें पूरी नफरती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए उनकी नफरत टप टप टपक रही है, लेकिन कार्यक्रम का नाम है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आइए जरा इसी दुकान का शटर खोलते हैं, क्योंकि आप भी देखिए कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बहुत सम्मान दे रही थी। मोदी ने इस यात्रा में पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत बदल गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक और नेता हैं राहुल गांधी, जो अमेरिका जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि भारत में हालात बहुत खराब है। यानी हमारे देश के 2 बड़े नेता जो जब विदेश जाते हैं तो दुनिया के सामने अपने देश की जो छवि पेश करते हैं, अपनी अपनी जो बातें रखते हैं, उनमें बड़ा अंतर दिखता है। एक तरफ पीएम मोदी देश की मार्केटिंग करते हैं, विदेशों में बसे भारतीयों का सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बातें करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो सिर्फ पीएम मोदी और अपने देश को लेकर नेगेटिव बातें करते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जाके कहते हैं बहुत शानदार हो गया, आप सब आइए इन्वेस्ट कीजिए, यहां अच्छा मॉल है, आइए घूमने आइए, तो समझ में आता है कि भाई इंडिया को टॉप पे ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि इंडिया खत्म हो रहा है, नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। उससे क्या होगा? अमेरिका बचाने आएगा क्या? या अमेरिका में बैठे लोग वोट देने आएंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? उनका मकसद क्या है भाई? नरेंद्र मोदी का तो मकसद समझ में आता कि इंडिया चमचमाए, लोग इन्वेस्ट करें, लोग घूमने आए, इंडिया का कद बढ़े। आपका मकसद क्या है? अमेरिका में जाकर दुकान क्या लगा रहे हैं? कमाल की बात यह है कि ये दोनों नेता विदेश में जाकर ऐसे लोगों के बीच अपनी अपनी बातें करते हैं जिन्हें भारत में वोट नहीं देना है, या जो इतने दूर वोट डालने के आना हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं है। तो फिर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि बाहर जाकर इन लोगों के बीच यह मैसेज दिया जाए कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं। आप सोच का अंतर ही देखिए ना। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के नेता अपने देश में पीएम मोदी को बॉस बता रहे हैं, जबकि राहुल गांधी को देख लीजिए, अमेरिका में पीएम मोदी का वो मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी तो भगवान को भी समझा सकते हैं। एक बार सुनिए राहुल गांधी की बात। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. राहुल गांधी को आपने सुन लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं जिसे देखकर आप ये अंतर साफ साफ देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो भारत का किस तरह से सम्मान होता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, वहां की कैबिनेट उनके सम्मान में आती है, पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। पीएम पपुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां का पीएम पैर छू लेता है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका गए हैं तो उनकी सभा में खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए। क्यों भाई? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो का संदेश देते हैं, लेकिन उनकी सभा में भारत को तोड़ने वाले खालिस्तानी समर्थक क्या कर रहे हैं? इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कुछ लोगों के बीच भारत के पीएम का किस तरह अपमान किया वो दिखाता हूं। इसे देखकर आपको यह पता चलेगा कि राहुल गांधी पीएम मोदी से किस हद तक नफरत करते हैं, जिसके लिए उन्हें 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका जाकर अपनी बात कहनी पड़ी।
I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. राहुल गांधी के हिसाब से पीएम मोदी को कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट से बात करते हैं तो साइंस समझाने लगते हैं, जब मोदी इतिहासकारों से बात करते हैं तो उन्हें इतिहास समझाने लगते हैं। अरे बॉस, ये आपका ना नजरिया है। इतिहासकार से बात कर रहे हैं तो उससे फिल्म की बात करेंगे क्या? साइंटिस्ट से बात करेंगे और उससे कुछ बातचीत होगी तो क्या करेंगे? क्रिकेट की बात करेंगे क्या? जिससे बात होगी उससे उसी लहजे में बात होगी ना। नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल है कि वो हर उस व्यक्ति से बात करते हैं जिससे उस सेक्टर की हर लेवल की कमियों खूबियों के बारे में पता चले, तभी उसे डिपार्टमेंट के 100% रिजल्ट मिल पाते हैं। पिछले 9 साल में भारत का परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हुआ है, पहले साइंस सेक्टर में सुनिए, जहां के बारे में आपको बता रहा हूं। कह देना आसान है कि भाई नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता। अरे भैया, जिस आदमी को कुछ नहीं आता है उसके राज में यह परफॉर्मेंस हो रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसकी जो रैंकिंग है, ये भारत की 2015 में थी 81 इनोवेशन में, 2022 में ये 40 आ गई है, मतलब बेहतर हो गई है, मतलब आप नंबर 1 होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस आदमी को आप बता रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आता है, उसके राज में ये इंडिया करके दिखा रहा है। एक है साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग SPR, साइंस से जुड़ी रिसर्च को लेकर होता है। 2010 में हमारी रैंक थी 7th रैंक थी, 2020 में हम 3rd रैंक पर आ गए। 3rd इनोवेटिव डिजाइन रजिस्टर्ड 2014 में 7178 डिजाइन रजिस्टर कराई थी भारत में, 2022 में डबल के पार 15262। इनोवेशन पेटेंट 2014 में 4225 पेटेंट कराए थे भारत में, 2022 में 30,073। तो जिस आदमी के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइंटिस्ट से बात करते हैं तो उसको समझाने लगते हैं। बॉस, वो समझते हैं कि यह आदमी क्या चाहता है, इसका विभाग क्या चाहता है, और फिर वो डिलीवर करके देते हैं, तब ये रिजल्ट आता है। राहुल गांधी की इस यात्रा को उनकी पार्टी की एक इंटरनेशनल विंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवरसीज ने आयोजित करवाया, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने तय की थी। अब जब कांग्रेस ने ही इस कार्यक्रम को सेट किया तो जाहिर सी बात, इसमें बुलाए गए मेहमान भी कांग्रेस ने ही तय किए होंगे। लेकिन जब इस कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थक दिखाई दिए तो भारत में रहने वाले लोग चौंक गए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी की सभा में भारत तोड़ो वाली सोच के खालिस्तानी समर्थक किसके कहने पर आए? राहुल गांधी जब बोल रहे थे तब सिख फॉर जस्टिस SGF से जुड़े कुछ लोगों ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर दी, खालिस्तान का झंडा दिखा दिया। इन लोगों का कहना है कि वो राहुल गांधी की हर सभा में जाएंगे और जब पीएम मोदी अमेरिका आएंगे तो वहां भी जाकर ऐसा ही करेंगे। इस शोर शराबे के बीच राहुल गांधी को कुछ समय के लिए अपना भाषण भी रोकना पड़ा। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये हिस्सा भी देख लीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत छोड़ो। कमाल है बॉस, आपने भारत जोड़ो के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, लेकिन आज आपकी सभा में खालिस्तानी समर्थक कैसे पहुंच गए, यह अपने आप में सवाल है। इनको एंट्री किसने दी, कहां से मिली? खालिस्तान को लेकर थोड़े दिन पहले पंजाब में इतना बवाल हो गया, वहां नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और ऐसे लोग आपकी सभा में मौजूद हैं। उनकी एंट्री किसने की, पता लगाइए और उन पर एक्शन लीजिए। राहुल जी, यह किस तरह का संदेश दे रहा है? राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार पर भी आरोप लगाया कि भारत की सरकार भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती थी।
भारत जोड़ो यात्रा रोकने की पूरी कोशिश की नरेंद्र मोदी सरकार ने। केंद्र सरकार आपकी यात्रा रोकती तो क्या आप कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंच पाते? इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का आरोप सुन लीजिए। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी, उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा प्रयास किया उनकी यात्रा को रोकने का। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के लिए सरकार ने पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी की इस यात्रा में 2 लेयर की सुरक्षा चल रही थी। Z+ के कमांडो साथ चल रहे थे, Z+ के, जिसमें NSG और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान 24 घंटे राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा निकली, वहां की लोकल पुलिस सुबह से लेकर रात तक आपकी सुरक्षा में साथ रही। राहुल गांधी यात्रा में कितने राज्यों की पुलिस उनकी सुरक्षा में थी, यह आंकड़ा भी सुन लीजिए। देखने वाली बात यह है कि इसमें बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में थी। 136 दिन की यात्रा थी, 12 राज्य गुजरी, 75 जिले कवर किए, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 5 बीजेपी की सरकार वाले राज्य थे। बिना उनकी मर्जी के आप वहां से गुजर गए। कश्मीर में बिना सिक्योरिटी मिले करे आए। यह यात्रा राहुल गांधी बिना सरकार की मदद के कर सकते थे क्या? दिल्ली कश्मीर में पुलिस बीजेपी के अंडर है। कश्मीर तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, सब जगह इनको सुरक्षा मिल रही थी। और वहां अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि भाई देखो वहां तो पुलिस से भी रुकवा रहे थे। कौन सी पुलिस रोक रही थी भाई, हमको भी दिखाइए। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर भारत की बिगड़ती तस्वीर को लेकर अपनी बहुत चिंता जाहिर की, लेकिन उसी अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि इकोनॉमी के मामले में भारत बिग बॉस बनने जा रहा है। आपको अमेरिकी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के बारे में बताता हूं। यह 2013 वाला भारत नहीं रहा, अभी का भारत है 2013 से अलग। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया में अपना मजबूत स्थान बना लिया है। इस रिपोर्ट में पीएम मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र है, जिसमें टैक्स कलेक्शन के नियमों में बदलाव, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी के मूल ढांचे में बदलाव को भारत की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर 2031 तक 2021 की तुलना में दोगुना हो जाएगा। साल 2032 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 रुपए से बढ़कर 4,30,000 रुपए हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में महंगाई काबू में रहने की वजह से भारतीय बाजार काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दुनिया कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है। आज ही एक रिपोर्ट यह भी आई कि भाई जीडीपी में इंडिया ने जो लोग सोच रहे थे उससे बेहतर परफॉर्म कर दिया। आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा कि उसके बावजूद ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज ही भारत की जीडीपी के आंकड़े आए। भारत की विकास की रफ्तार उम्मीद से ज्यादा तेज रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष में 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रही। जबकि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान क्या लगाया था, 6.8%। मतलब दुनिया सोच रही थी हम 6.8 रहेंगे, हम 7.2 पर हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने भारत को खत्म कर रखा है। यह भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और दूसरी चुनौतियों की वजह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बुरी हालत में हैं। आंकड़ों से समझिए, जिस तरह से बात हो रही है कि भारत की विकास दर 7.2% रही, अमेरिका 2.1% पे है भाई, जहां पर राहुल गांधी जाकर यह सब समझा रहे हैं। चीन 3% पे बैठा है, यूके
6.1%, फ्रांस 2.6%, जर्मनी 1.9% और भारत 7.2% पर। और ये समझा रहे हैं कि भैया जो है भारत को नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। अब वो भगवान वहां बैठ के क्या ही बोल रहा होगा, आप खुद सोचिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो, या जो आपके मन में आ रहा है वो। खैर, अब ये अच्छी खबर सुनने के बाद आपका पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो ज़रूर खाइए, लेकिन आज पिज़्ज़ा वाली खबर फिर से रह गई कि वो पिज़्ज़ा कौन सा है जिसे खाना अब है लेकिन बिल मरने के बाद चुकाना है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कल पक्का दिखाऊंगा, पिंकी प्रॉमिस। नहीं दिखाऊंगा तो मैं पिज़्ज़ा आपके घर पहुँचाऊँगा, तो कल ज़रूर दिखाऊँगा। आज पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।